अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्चुअली एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल, क्लास 9 बायोलॉजी, नेशनल बुक फाउंडेशन। सो दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ द फेडरल बोर्ड एंड एजेके बोर्ड। नाउ लेट्स मूव टू दिस स्लाइड नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द स्पिंडल अपरेटस इन डिटेल। हमने क्या करना है, स्पिंडल अपरेटस को डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो स्पिंडल अपरेटस को अगर हम देखें तो स्पिंडल अपरेटस के अंदर एक्चुअली क्या क्या आता है, अगर हम देखें तो सेंट्रियोल्स आते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल अपरेटस कहाँ से बनता है, एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, जो साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल अपरेटस, ठीक है, या इसी को हम माइक्रोटिक अपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका रोल देखें स्पिंडल अपरेटस का, तो ये क्या करते हैं, इट सेपरेट द क्रोमेटिड और द क्रोमोसोम। तो ये क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम जो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी शो हो रहे हैं, तो इन क्रोमोसोम को ये क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। यानी ऑपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल जब जाते हैं प्रोफेज में, तो ये मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है, तो एनाफेज के अंदर ये स्ट्रेच होना स्टार्ट होते हैं और ये क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम इन दी टू सेल, जो डॉटर सेल बनेंगे, तो ये कौन कर रहा होता है, स्पिंडल अपरेटस, ठीक है। इट इंश्योर दी इट अगर हम देखें इंश्योर द जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डॉटर सेल्स, के डॉटर सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और देखें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर देखें तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल तो प्रेजेंट होते हैं, तो सेंट्रियोल आगे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल तो नहीं होते, ठीक है। तो जस्ट जो है वो सेंट्रियोल की जगह जो है वो विदाउट सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर प्लांट के अंदर बनते हैं। तो ये हमने प्रोसेस जो है वो डिस्कस किए थे, एमसीक्यू जब डिस्कस किए तो वहां पे हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर जो है वो कैसे सेंट्रियोल जो है वो बनते हैं, या कौन से स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के अंदर जो स्पिंडल फाइबर जो है वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर का जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर पहले हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर है क्या। यहाँ पे अगर आप देखें ये मियोसिस का प्रोसेस मैंने शो किया डायग्राम के अंदर। तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया प्रोफेज 1 के अंदर। फिर यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलाइन होते हैं, ठीक है, वो पेयर अप होते हैं, ठीक है, साइनेप्स बनाते हैं, ठीक है, और कैज़मेटा फॉर्मेशन होती है। जब कैज़मेटा फॉर्मेशन होती है तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी वहाँ पे उसकी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर 1 इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर होम क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये ब्लू और रेड मैंने शो किए हैं। तो यहाँ पे थर्ड डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो जेनेटिक जो है वो रिकॉम्बिनेशन हुई है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जो है वो हुए हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेट्स बनते हैं, यानी वेरिएशन आती है। तो जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है या वेरिएशन आती है, तो वेरिएशन का एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो गुड कैरेक्टर्स जो हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी इन दैट एनवायरनमेंट, ठीक है, कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो स्पीशी जो है वो उसकी सर्वाइवल के लिए जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे अडॉप्ट होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब है चेंज आती है, ठीक है, चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जब होता है तो क्या होता है, वेरिएशन आती है, और वेरिएशन जो है वो हेल्प करती है स्पीशीज के लिए कि वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर क्या करें, सर्वाइव करें। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इनलिस्ट द इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग G1 फेज, के G1 फेज में कौन-कौन से इवेंट्स जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो G1 फेज के अंदर अगर हम देखें कि सेल अंडरगो अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, क्योंकि G1 जो है वो फर्स्ट जो है वो ग्रोथ जो है वो गैप 1 फेज है या ग्रोथ फेज है, ठीक है। तो इसमें सेल क्या करता है, साइज जो है वो उसका इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज अगर हम देखें वो भी इंक्रीज होती हैं, स्पेशली जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जिसने एनर्जी बनानी होती है, तो ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स हैं जो
नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर होती हैं, वो भी यहाँ पे क्या होती है, सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाते हैं, एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जाके क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगी, एस फेज आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं वो एक्चुअली किस में हो रहे होते हैं, G1 फेज में। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में लिखा हुआ है G1 फेज में एक्चुअली क्या हो रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गेनेलिज आर प्रोड्यूस्ड, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि सेल जो है वो ग्रो इन साइज, यानी साइज में क्या करता है, ग्रो करता है। अगर हम नंबर 4 पे जाएं तो नंबर 4 हमारे पास है द सेल साइकिल शो इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। व्हाट विल बी डिफरेंस इन मटेरियल दे सिंथेसाइज आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ सेल ए, यानी एक कंटिन्यू साइकिल है और सेल बी जो है वो एग्जिट टू जी नॉट। यहाँ पे अगर आप देखें, एक सेल जो है वो कहाँ पे चला गया, नेक्स्ट फेज पे चला गया। डायग्राम अगर आप देखें यहाँ पे सेल साइकिल की डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो एक सेल जो है वो कहाँ पे चला गया, यानी आगे एस फेज में चला गया, और दूसरा सेल कहाँ पे चला गया, जी नॉट फेज में चला गया, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि जो टू डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अगर सेल ए को देखें तो सेल ए क्या करेगा, सेल ए synthesize material especially for division, mostly most notably replication its entire genome। क्योंकि सेल ए क्या करेगा, आगे नेक्स्ट फेज में जाएगा तो अपने जीनोम को क्या करेगा, डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, ताकि एक सेल से कितने बने, दो सेल बने, डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सेल ए सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। यानी क्योंकि G1 के बाद जो है वो एस फेज में जाना है, तो वो सारी चीज़ें सिंथेसाइज करनी है उसने। और स्पिंडल अपरेटस भी वो यानी बनाएगा ड्यूरिंग द G2 फेज। जबकि अगर हम सेल बी की बात करें तो सेल बी क्या करेगा, सेल बी विच एंटर द जी नॉट फेज। तो सेल बी तो कहाँ पे चला गया, जी नॉट फेज के अंदर चला गया। तो जी नॉट में ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। विच फोकस ऑन मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्पेशलाइजेशन, मेटाबॉलिक रोल। तो यानी जो सेल स्पेशलाइजेशन है कि उसके एक स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन कहाँ पे चले जाएंगे, जो है वो जी नॉट फेज के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल को जो है वो सिंथेसाइज करेंगे जो कि उनके मेटाबॉलिक रोल को एनहांस करेंगे, या फिर उनकी जो फंक्शनल स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको इंक्रीज करेंगे, रादर देन डिवीजन रिलेटेड प्रोटीन। क्योंकि आगे इन्होंने डिवाइड नहीं होना, तो इनको डिवीजन के लिए जो डिवीजन के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर है वो भी यहाँ पे नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डू एपिथेलियल सेल ऑफ स्किन डिवाइड कंटिन्यूअसली। कि ये जो स्किन एपिथेलियल है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, ये बॉटम पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये एक्चुअली एपिथेलियल सेल की है, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल स्किन के जो है वो कंटिन्यूअसली क्यों जो है वो डिवाइड होते जाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ जो इनके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है। तो एपिथेलियल सेल अगर हम देखें तो एक तो ये है कि ये डाई ऑफ रेगुलरली, यानी ये डेड भी हो जाते हैं, ठीक है। जब ये डेड होते हैं ओल्ड सेल, तो न्यू सेल वहाँ पे कमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल डिवीजन होती है, वही प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, डिवीजन तेज होती जाती है, ठीक है। तो वियर एंड टियर का जो प्रोसेस है, जब वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वियर एंड टियर का जो प्रोसेस है वो लगा रहता है। तो उनको कंटिन्यूअस माइटोसिस भी रिक्वायर होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई वुंड हीलिंग है, ठीक है, या कोई जो है वो हमें कोई फॉर एग्जांपल जो स्किन के सेल हैं वो डेड हो जाते हैं, तो न्यू कैसे आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस का क्या होता है कि एक स्किन जो सेल है वो डिवाइड होता है किसमें, टू सेल के अंदर। तो इसी तरह जो है वो जो हमारे पास एक तो डैमेज रिपेयर है, और एक तो हमारे पास क्या है, वुंड हीलिंग, ठीक है। यानी जो ज़ख्म लग जाते हैं उनका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। तो जो डैमेज कोई अगर सेल है तो वो भी रिपेयर किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। तो एपिथेलियल सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो लार्जेस्ट जो है वो अगर हम देखें लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास है गिव डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का आप डिफरेंस बताओ। अच्छा, अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 इज एक्चुअली, ये डायग्राम के अंदर भी मैंने शो किया हुआ है, मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर हैं जो पेरेंट्स के अंदर थे, और जो जो हमारे पास डॉटर सेल बनेंगे
उनमें क्या हो जाता है क्रोमोसोम नंबर हाफ, यानी पेरेंट्स में अगर 2n है तो डॉटर सेल के अंदर क्या हो जाते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मियोसिस 2 को देखें तो मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। इसको इक्वेंशियल डिवीजन भी कहते हैं कि जितने क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट्स के अंदर है उतने ही क्रोमोसोम किसके अंदर होंगे, ऑफस्प्रिंग के अंदर। 1n होगा तो इसके अंदर माइटोसिस होके आगे वो 2 डिफरेंट जो है वो सेल्स बनाएगा, ठीक है, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो अगर हम देखें मियोसिस 1 को, तो मियोसिस 1 ने क्रोमोसोम को क्या किया, हाफ किया, ठीक है। फ्रॉम 2n यानी डिप्लॉइड कंडीशन से उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, हैप्लॉइड कंडीशन, एन कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। जबकि मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर टू माइटोसिस है, यानी वो रिडक्शन डिवीजन नहीं है, उसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ठीक है। और दूसरी चीज मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर होते हैं और क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। जबकि अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 क्योंकि माइटोसिस की तरह है तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिमिलर जो क्रोमोसोम एक्ट एज अ क्रोमोसोम, तो सिमिलर क्रोमोसोम ना यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, ना यहाँ पे सिनेप्स है, ना यहाँ पे प्लाज्मेटा फॉर्मेशन है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। एनाफेज 1 जब होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। और जबकि एनाफेज 2 की अगर हम बात करें तो एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम एक ब्रेक डाउन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एनाफेज 1 में पूरे एक क्रोमोसोम एक तरफ चला जाता है, ठीक है, होमोलॉग जो है। तो ये जो है वो की डिफरेंस है बिटवीन दी मियोसिस 1 and meiosis 2। meiosis 1 is just reduction division जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और meiosis 2 is actually like just like mitosis, the क्रोमोसोम नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन अ रैपिडली डिवाइडिंग सेल व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल इज रिड्यूस्ड। कि वो यानी सेल जिनने रैपिडली डिवाइड होना होता है, जल्दी जल्दी डिवाइड होना होता है, उनके अंदर कौन सा सेल साइकिल का फेज जो है वो रिड्यूस होता है। तो अगर हम देखें रैपिडली डिवाइडिंग सेल के अंदर तो एंटर फेज में जो G1 फेज है, ठीक है, जिसमें जो है वो अगर हम ये कहें कि सेल इंक्रीज इन साइज जो है वो जितनी प्रोटीन है वो अकोमुलेट करता है, ठीक है, ग्रोथ उसकी हो रही होती है, तो ये क्या होता है यहाँ पे गैप 1 फेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, गैप 1 होने रिड्यूस होने के से क्या होता है, बाय शॉर्टनिंग द गैप फेज यानी G1 एंड G2 द सेल कैन बाईपास द यूजुअल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन पीरियड टू मूव डायरेक्टली इनटू डीएनए रेप्लिकेशन इन माइटोसिस। तो वो क्या कर रहा होता है, डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज के ऊपर, रेप्लिकेशन फेज के ऊपर के डीएनए डुप्लीकेट हो जाए और दो जब सेल बनेंगे तो इक्वली डीएनए जो है वो दोनों सेल के अंदर आ जाए और माइटोसिस का प्रोसेस जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो, ठीक है। तो दिस अलाउ फॉर द एक्सट्रीमली फास्ट प्रोलिफिकेशन सीन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है जहाँ पे सेल जो है वो फास्टली जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, फास्टली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये गैप की जो फेजेस होती हैं यानी G1 फेज और G2 फेज जो है वो सेल इनको क्या करता है, एक्चुअली बाईपास कर जाता है, इनको जो है वो रिड्यूस होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस क्या है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस को अगर हम जो है वो एक्सप्लेन करना चाहें तो साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो मैंने दो डायग्राम शो की हुई है आपको, एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है, ठीक है। हमने चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया था कि एनिमल सेल्स के अंदर क्योंकि आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट इन्वेजिनेट होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जब इनवर्ड इन्वेजिनेट होती है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो, और वो क्या बनाती है, क्लीवेज फरो बनाती है। क्लीवेज फरो से क्या होता है, यहाँ पे अगर आप सेकंड में इसमें देखें तो क्लीवेज फरो ये यहाँ पे बना हुआ है। क्लीवेज फरो से एक सेल क्या होगा, दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जबकि प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर क्या चीज बनती है, सेल प्लेट बनती है या फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो हार्ड है, वो इनवर्ट इन्वेजिनेट नहीं होती, तो यहाँ पे गोल्जी अपरेटस जो है वो क्या करते हैं, उससे हेल्प करता है किसमें, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में, सेल प्लेट फॉर्मेशन में। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से एक सेल से प्लांट के दो सेल बनते हैं यानी सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज,
अच्छा, यही वही चीज़ हमने जो कही है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट इन्वेजिनेट होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है? जबकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है बिल्डिंग ऑफ द न्यू सेल वॉल। तो नया जो सेल बनता है वो उससे उसके अराउंड क्या होता है न्यू सेल वॉल जो है वो डिराइव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये वाली जो डायग्राम है, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 की है जिसमें जो है वो गैप 1 फेज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में गैप 1 फेज़ यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं, ठीक है? तो सेल क्या करेगा, अगर हम ये G1 और G2 फेज़ जो हैं, इनको क्या करेगा बायपास करेगा सेल, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाई आर कैंसरस सेल हार्मफुल बट स्किन सेल आर नॉट? कि कैंसरस सेल जो कैंसर जो है वो ट्यूमर जो है वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो हमारे स्किन सेल है जो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते। तो अगर हम नॉर्मल स्किन सेल को देखें, तो ये इनका जो सेल साइकिल है वो क्या है हाइली रेगुलेटेड सेल साइकिल है, ठीक है? इट ओनली डिवाइड व्हेन नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट और हीलिंग। यानी स्किन सेल भी ऐसे ही नहीं डिवाइड हो रहे, बल्कि जब नीड होती है यानी जब हीलिंग प्रोसेस होता है, वुंड हीलिंग या डेड सेल को रिप्लेस करना होता है, तो सेल साइकिल क्या करता है, जो है वो स्टार्ट होता है और रेगुलेट होता है, ठीक है? जबकि अगर हम कैंसर सेल की बात करें, तो कैंसर सेल में क्या होता है कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है, जो चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है? तो सेल जो है वो अनकंट्रोलेबली क्या होते हैं, डिवाइड होते जाते हैं और एक मेस ऑफ सेल क्रिएट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, tumors, ठीक है? तो in case of cancer cell there is the formation of the tumors, while in case of and tumors are formed because of broken cell wall control system जो है वो अब कोई वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, डिवीजन में। जबकि नॉर्मल स्किन सेल के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो सारे के सारा कंट्रोल कर रहा है और हाईली कंट्रोल जो है वो सेल साइकिल चल रहा होता है, डिवीजन चल रही होती है, ठीक है? इसके अलावा इसने कैंसर का कहा अनलाइक नॉर्मल सेल मैलिग्नेंट कैंसर सेल कैन अंडरगो मेटास्टेसिस, ठीक है? यानी वो स्प्रेड कर जाते हैं एक जगह जहाँ पे वो बनते हैं और वो पूरी बॉडी के अंदर नेबरिंग टिश्यूज़ के अंदर यानी साथ वाले टिश्यूज़ के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जबकि जो हमारे पास नॉर्मल जो सेल डिवीज़न है, नॉर्मल सेल्स हैं, वो जो है वो इतने ज़्यादा एक उसी जगह से आगे नहीं फैलते, ठीक है? तो ये मेटास्टेसिस का जो प्रोसेस है कैंसर सेल के अंदर, तो उसमें जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। और जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के दूसरे फंक्शन को डिसरप्ट करते हैं, चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएँ, हाउ डू हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमीट? कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैसे गैमीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का तो हमने पढ़ा था कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मेयोसिस होती है और उससे जो है वो हाफ नंबर ऑफ जो है वो जो गैमीट्स बनते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? ज़ाइगोट है फॉर एग्ज़ाम्पल, डिप्लॉइड है। तो अगर हम ये देखें गैमीट जो बनेंगे, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है? तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम सिर्फ बात करें, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि वो और तो रिडक्शन तो उनके अंदर हो नहीं सकती। तो उनके अंदर कौन-सी प्रोसेस होती है? कौन-सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस। तो माइटोसिस के थ्रू वो क्या करते हैं? गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि उनके पास ये है बिकॉज़ दे हैव ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो दे कैन नॉट अंडरगो मेयोसिस। तो उनके अंदर मेयोसिस नहीं होती टू फर्दर रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? दिस इंश्योर द गैमीट रिमेन हैप्लॉइड। तो इसका मतलब ये है कि इससे गैमीट क्या करते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और एंड कैरी जेनेटिक सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो यानी पेरेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन होती है वही किसके पास जाती है? डॉटर सेल में ऑफस्प्रिंग के पास। तो एग्जांपल अगर हम देखें कौन-कौन से ऐसे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो है वो गैमीट जो है वो हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्वक्स है, स्पाइरोजिरा है, ठीक है? नंबर 2 ब्रायोफाइट्स की यानी मोसिस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है? और इसके अंदर अगर हम बीज की बात करें, ठीक है? तो इनमें जो मेल्स होते हैं या ड्रोन जिनको हम कहते हैं, तो ये भी हैप्लॉइड गैमीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है व्हाई इज द क्रोमोसोम नंबर हाई इन डाउन सिंड्रोम? ठीक है, अच्छा डाउन सिंड्रोम क्या है? जो नॉन डिस्टिंक्शन अगर हम देखें कि जिसमें एनाफेज में जब क्रोमोसोम में क्या हो रहा होता है, जो है वो उसकी डिस्टिंक्शन होती है, ठीक है? यानी हाफ उसकी डिवीजन होती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें ब्रेक डाउन होता है। तो वहाँ पे अगर कोई डिजीज आ जाए, नॉन डिस्टिंक्शन हो, एक जो है वो डॉटर सेल ज़्यादा क्रोमोसोम उसके पास चले जाएँ और एक के पास कम चले जाएँ, तो उसको हम कहते हैं ये सिंड्रोम यानी डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ जो है। तो नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से स्पेशली क्रोमोसोम नंबर 21 में जो है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो उसकी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सेल के अंदर यानी 46 से
कितने इंक्रीज हो जाते हैं, 47 जो है वो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होते हैं ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन। तो इफ दिस फेलियर हैपन विद क्रोमोसोम नंबर 21 पे अगर ऐसा हो रहा होता है तो गैमीट्स कैरी the resulting gametes carry two copy. After fertilization, zygote end up with three copy. तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, यानी 2n+1 कंडीशन जो है वो 46+1 7 47 जो है वो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे होते हैं डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो एक सेल के पास चली जाती है, नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व क्वेश्चन थे, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 के सेल साइकिल के। तो होप ये आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।